तो अब आप सोचें कि मैंने ये टॉपिक क्यों खोज ये इस तरह से क्यों सोचा। लिविंग लर्निंग टू लिव विद द पास्ट। अच्छा, मेरी जो नवीन जी से बात हुई थी, आई वी हैव अग्रीड कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगी, ठीक है ना? जी 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 जी। ट्रांसलेट नहीं करूंगी, बट मैं दोनों में स्विच करती रहूंगी। हाँ जी जी। तो भविष्य के बारे में, आई मीन अतीत के बारे में हम ज्यादातर जो है हिस्टोरिकली सोचते हैं, है ना? वो सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई वगैरह वगैरह। लेकिन आज क्योंकि हमारा संदर्भ गांधी जी का है, मैं आपको वो एक उस कहानी को दोहराना चाहती हूँ। सो उसमें मैं आपकी थोड़ी पेशेंस का आग्रह करूंगी। जो आप सब जानते हैं, वो कहानी है जिसको कोई भी हिंदुस्तान में नहीं जानता, ऐसा नहीं होगा व्यक्ति, कि गांधी जी 1893 की बात है, वो नए नए साउथ अफ्रीका में पहुंचे और उनको डरबन से प्रेटोरिया की गाड़ी पकड़ने का संदर्भ वो सबब हुआ। उनका जो जिस काम के लिए वो गए थे, वहां की उन्होंने गाड़ी पकड़ी और उनको फर्स्ट, वो उस जमाने में हमेशा सोचते थे कि क्योंकि मैं बैरिस्टर हूं, मुझे फर्स्ट क्लास से कम में नहीं जाना चाहिए। तो उनकी फर्स्ट क्लास की टिकट थी। और आधी रात को तो नहीं, करीब 9 बजे रात को एक स्टेशन पे एक वहां का गोरा आदमी चढ़ा और उसने ऑब्जेक्ट किया कि हमारे यहाँ तो कानून नहीं अलाउ करता, हाउ कैन ए कलर्ड पर्सन बी इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, और धक्का मार के उनके सामान सहित उनको उस गाड़ी से धकेल के बाहर निकाल दिया जाता है। वो अगर आपने गांधी फिल्म देखी हो एटनबरो की, तो ये सीन बहुत ड्रामेटिकली एटनबरो ने डिपिक्ट किया है। अब ठंडी का समय था, बहुत ठंड थी वहां उस रात, और गांधी जी का जो मेन सामान था वो स्टेशन मास्टर के हाथ चला गया। ये अकेले वहां बैठे हैं, रात भर ये अकेले ठंडे ठिठुरते हुए वेटिंग रूम में बैठे हैं। अब आप ये सोचिए, मेरा ये इसलिए मैं इस अनुभव की ओर ध्यान दिला रही हूं कि दिस एक्सपीरियंस हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। और थोड़ा मैं आपको ये भी बैक, ये क्योंकि ये कहानी सब फेमिलियर है, जो इतना फेमिलियर नहीं है शायद सब लोगों को, वो ये कि ये जो यंग मैन था मोहनदास करमचंद गांधी, उस रात को स्टेशन पे, ये बहुत अनसक्सेसफुल इंसान था। क्योंकि देखिए, और कितना बर्डन था उसके सिर पे, क्योंकि उनके दोनों बड़े भाइयों ने अपने पूरे परिवार की महिलाओं के ज्वेलरी को गिरवी रखकर उन्हें विदेश भेजा था, इंग्लैंड पढ़ने के लिए। तो ये वो यंग मैन है जिसके सिर पे डेट का बोझ है। वो पहली बार जब केस में पेश होते हैं, एक केस लड़ने के लिए बंबई की कोर्ट में, तो उनसे जबान नहीं खुलती। वो इतने टेंशन में आ जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं कि ही इज नॉट एबल टू स्पीक, जिसे कहते हैं ना, ही इज लिटरली स्ट्रक डम। और क्योंकि वहां यहाँ हिंदुस्तान में उनकी प्रैक्टिस अनसक्सेसफुल है, ये तरकी उनको जब ये ऑफर आती है कि हमारा एक विशेष काम है, वो बस आप करवा दो। किसी एक मर्चेंट थे वहां साउथ अफ्रीका में, इंडियन मर्चेंट, वो उनको बुलाते हैं। दैट इज हाउ ही इज ट्रेवलिंग ऑन दैट ट्रेन। नाउ दिस पर्सन, नाउ सो मैं बैकग्राउंड, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस घटना से कुछ ही महीने पहले उनका एक बहुत ट्रॉमेटिक एनकाउंटर होता है राजकोट के ब्रिटिश रेजिडेंट से। उनका कुछ काम होता है, वो एक वाजिब काम था, और वो उस, और एक्चुअली वो उस आदमी को इंग्लैंड में पहले मिल चुके थे। तो वो सोचते हैं कि हमारी एक बार मुलाकात हुई हुई है, तो मैं अपने काम को लेकर जा सकता हूँ इस इंसान के पास। और वो जो था वो रेजिडेंट, अगेन एक अंग्रेज गोरा आदमी, वो इनसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है, और वहां पे भी उस दफ्तर में भी इनको धिक्के मार के बाहर निकाला जाता है। सो मैं ये पूरा बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूं कि ये इंसान अगर बिल्कुल ट्रॉमेटाइज होकर
रोने लग जाता या वहां से भागने की करता और जिंदगी भर के लिए गोरे लोगों के प्रति अपने दिल में बैर पाल लेता, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहेंगे कि जी ये वाजिब होता, इट वुड बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, बट अब आप देखिए बिल्कुल ऑपोजिट बात होती है उस रात को। दैट इज व्हाट इज फैसिनेटिंग, एंड ये मैं आपको, आई वॉन्ट टू कोट दिस फॉर यू। और बाय द वे उनको ज्यादा ठंड इसलिए लगी क्योंकि उनका जो ओवरकोट था वो उनके मेन सामान में था, जो उनके पास नहीं था। एंड अब ये इतने बेचारे उस समय सहमे हुए हैं कि वो कहते हैं, एंड आई कोट, बट आई डिड नॉट डेयर टू आस्क फॉर इट, द ओवरकोट फ्रॉम हिज मेन लगेज, लेस्ट आई शुड बी इंसल्टेड अगेन, सो आई सैट एंड शिवर्ड इन द डार्क, देयर वाज नो लाइट इन द रूम। अब आप सोचिए कि भाई यहां से ये इंसान अब आगे अगर इस मेमोरी को, ये भविष्य, अगर अपना भविष्य इस मेमोरी के रिजेंटमेंट से बनाए तो वो क्या बनेगा, आप सोच ही सकते हैं। एंड ऑपोजिट हुआ ये हम सब लोग जानते हैं मोटे तौर पर, बट इट इज वर्थ रीडिंग एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। ही सेज, पहले तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने भाग जाने की सोची, घर चला जाऊं, ये काम छोड़ के चला जाऊं, बट वो कोई भी विचार टिका नहीं। टिका क्या, ये विचार, आई बिगैन टू थिंक ऑफ माई ड्यूटी, शुड आई फाइट फॉर माई राइट्स और गो बैक टू इंडिया, or should I go on to Pretoria without minding the insults and return only after finishing the case? It would be cowardice to run back to India without fulfilling my obligation. ये देखिए ना कि इवन इस ट्रॉमा के मोमेंट में भी उनका फोकस ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। And then again I quote, the hardship to which I was subjected was superficial, only a symptom of the deep disease of color prejudice. I should try, if possible, to root out the disease and suffer hardships in the process. Redress the wrongs I should seek only to the extent that would be necessary for the removal of color prejudice. So I decided to take the next available train to Pretoria. अब आप जो ज्यादातर ये जब कहानी कही जाती है तो हम ये नहीं जानते, जो कि अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो अगले 2 पन्नों में जो कहानी है वो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो ये कि जब ये वहां प्रेटोरिया पहुंचे, वहां से और आगे जाने के लिए इनको पूरे दिन की वो कोच में करनी थी, घोड़े वाले कोच में इनको जर्नी करनी थी। अब उस जर्नी में भी, उस सफर में भी इनका एक वहां के वाइट साउथ अफ्रीकन से बड़ा ट्रॉमेटिक एनकाउंटर होता है। कुछ कहां बैठने के ऊपर लेकर वो उनको बिल्कुल वो पैर वाली जगह पे बैठाना चाहता है, एंड इनफैक्ट वो आदमी इनको पीटने लगता है, गांधी जी। सो मैं यहां पर डिटेल्स को अब बंद करती हूं क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल के साथ भी वो दबाना नहीं चाहती। माय पॉइंट इज कि पूरा सामान, पूरी सामग्री जमा हो चुकी थी कि ये इंसान अपनी पूरी बाकी की जिंदगी रिजेंटमेंट और नाराजगी में जी लेता। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, और जिसे मैं कहती हूं ना हमारा, आई बिलीव वी ऑल हैव ए नेचुरल स्वराज, मतलब हर इंसान में ना, मैं मानती हूं कि एक इनवायोलेबल हिस्सा होता है। वो स्वराज, वो आपका खुद पे राज जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे किसी ने बहुत खूबी से कहा है कि जब आप एक इंसान को जेल में भी डालते हो तो हाँ आपने उसकी घूमने फिरने की आजादी तो ले ली, बट आप उसकी फ्रीडम नहीं ले सकते।
क्योंकि उसका माइंड फ्री रहता है, उसकी स्पिरिट फ्री रहती है। तो गांधी जी यहाँ पर, इनका जो ये इस समय, इस इंसिडेंट के बाद जो उनके भीतर जो पराक्रम जागता है, जो वो अपने पुरुषार्थ को एक किस्म से फ्लावर होने लगता है, वो उनका जो पुरुषार्थ है वो बिल्कुल अपने फुल फॉर्म में फ्लावर होने लगता है। उससे हमें केवल उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं, आई थिंक हमें एक बहुत व्यापक संदर्भ में पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, प्रेरणा है। और सबसे ज्यादा बारीकी में अगर हम जाएं तो सीख कर अपने जीवन के लिए जो हमारा जीवन मार्ग है उसमें हमें अलग अलग किस्म की रोशनी मिलती है। देखिए, क्योंकि बात तो यह है कि पास्ट जो होता है, जो हमारा अतीत होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिना अतीत के तो हम हैं नहीं। वो केवल जन्म के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं। जब तक हमें अपने पूर्वजों के पराक्रम का ज्ञान ना हो, if we have no recognition or no awareness of where our ancestors have been, we are incomplete beings. जैसे कि अभी वाइस चांसलर सर ने जिक्र किया, भगवत गीता क्यों सदियों से चली आ रही है और हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में इतना प्रभाव है? क्योंकि वो कई मिलेनिया, कई हजारों साल की पास्ट की मेमोरी के निचोड़ का एक किस्म से सार तत्व है ज्ञान का, नॉट जस्ट मेमोरी ऑफ इवेंट्स। और मुझे लगता है कि वो आप देखिए कि किसका, इसीलिए बार बार हम लोग भगवत गीता, रामचरितमानस और उपनिषद का हम लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं मानती हूं, और ये कोई मेरी अपनी मान्यता नहीं है, मैंने जो गुरुओं से सीखा है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूं, कि हम लोग एक हिस्टोरिकल देश नहीं है। हम लोगों की कॉन्शियसनेस, जो भारत देश है, जो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है, मैं तो पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक लेके सोचती हूं, हम लोग ऐतिहासिक लोग नहीं हैं। हम लोग मिथिक और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं। और इसलिए ये जो कहानी है, ये मैं मानती हूं कि ये जो गांधी जी की वो गाड़ी से गिराए जाने की जो कहानी है, वो अब हमारी मिथिक कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। और वो इसलिए क्योंकि हमें उनके उस पास्ट अनुभव से हमें बहुत बड़ी रोशनी मिल रही है कि हाउ डू वी लिव विद द हर्ट इन आवर पास्ट। देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई कौम नहीं है, ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसके अतीत में कोई हर्ट या कोई इंसल्ट या कोई ह्यूमिलिएशन ना हो। किसी ना किसी प्रकार की ऊंच नीच हर जीवन में होती है। अरे, परिवार के अंदर होती है ना? अब सवाल ये होता है कि what are you doing with that experience? How do you process that hurt? तो ये जो मैंने इसलिए ये ट्रेन वाले किस्से पे इतना समय लगाया कि मेरा आग्रह ये है कि इससे हमें एक बहुत बेसिक और यूनिवर्सल ट्रूथ समझने का मौका है इस इंसिडेंट में। क्योंकि देखिए, पहली बात तो मैंने क्लियर की कि हर्ट जो है आपके ऊपर किसी ना किस्म का आघात होना, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये पहला ये पहला स्टेप जो है, ये सभी को अनुभव होता है। बट वहां से दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता रिजेंटमेंट का है और दूसरा रास्ता रेजिस्टेंस का है। रिजेंटमेंट माने नाराजगी और रेजिस्टेंस माने पराक्रम, क्रिएटिव, रचनात्मक प्रक्रिया।
अब देखिए, अगर आप रिजेंटमेंट वाले रास्ते से जाएंगे तो फिर निराशा और क्रोध और घृणा और एक फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि रिजेंटमेंट से कभी भी हमारी जो पॉजिटिव इमोशंस है, हमारे जो उच्चतम हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, हमारी इमोशंस हैं, वो ट्रिगर नहीं होती। तो रिजेंटमेंट वो चीज है, नाराजगी वो चीज है जो एक अंधे कुएं में हमें और गहराई से अंदर डुबोती जाती है, और उससे फिर पैदा होती है वेंजेंस, दूसरे पे बदला लेने की भावना पैदा होती है, और वो फिर एंडलेस प्रक्रिया है, उसका कोई अंत नहीं होता। दूसरा रास्ता जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, जिसे मैंने हिंदी में हम उसको बहुत अलग अलग तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट लेट अस कॉल इट रचनात्मक प्रक्रिया या रचनात्मक आत्मचिंतन। क्योंकि अब देखिए ना, उस दिन वहां क्या हुआ, गांधी जी उस घटना को क्लिनिकली देख सके, जिसे आजकल बम्बैया हिंदी फिल्मों की लैंग्वेज में कहते हैं ना, दिल पे मतले यार। उन्होंने इस बात को प्रैक्टिस किया। ही रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट पर्सनल, ये कोई मेरे साथ मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर में पैदा हुए इंसान के साथ, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हुआ, ये तो कुछ एक बहुत बड़ी घटना है। और यहां से पैदा होती है उनके भीतर की वो ऊर्जा, वो शक्ति, जिससे उनको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैं अगर अगले को, जो सामने जो अपराध करने वाला है, अगर उसकी आत्मा की मैं चिंता नहीं करूंगा, अगर मैं उसकी लिबरेशन, उसकी शांति, उसकी फ्रीडम फ्रॉम एफ्लिक्टिव इमोशंस, ये बुद्धिस्ट लोग बहुत सुंदर वाक्य यूज करते हैं, इसकी हिंदी क्या होगी मैं सोच रही हूं। भाई, एफ्लिक्टिव इमोशन, जो भी इमोशंस हमें दुख देती हैं, क्रोध, द्वेष, राग, घृणा, इन सभी को बुद्धिस्ट बहुत अच्छी तरह से कहते हैं एफ्लिक्टिव इमोशंस। सो गांधी जी बिकम्स प्री ऑक्यूपाइड विद हाउ टू हेल्प द ऑफेंडर, जिसने उनको इंसल्ट किया है उसके बारे में उनको उतनी ही कंसर्न होती है जितने खुद के बारे में, जिनके ऊपर वो इनजस्टिस हुई। एंड दिस ही कैरीज फ्रॉम देयर, वो उसको डेवलप करते 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 कहां ले आते हैं वो हम सब जानते हैं। पर मैं बीच में एक ही और पड़ाव का जिक्र करूंगी कि जब वो हिंद स्वराज लिखते हैं, इस घटना के करीब देखिए, it becomes almost 17 years later, वो क्या सबब है कि वो लंदन में होते हैं, और वहां पर ये एक्चुअल जो डिस्प्यूट होती है वो इसी पे होती है कि हमें पास्ट, अतीत को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, अतीत को कैसे प्रोसेस करना चाहिए। और एक तरफ हैं बहुत सारे और नौजवान, हिंदुस्तानी नौजवान जो वहां लंदन में पढ़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत पे इतने अन्याय हुए हैं, हमें हिंसा से विरोध करके अंग्रेजों को खत्म करना होगा और अपने लिए, हिंदुस्तानियों के लिए राज हासिल करना होगा। और गांधी जी इनसे बहुत लंबे डिस्कशंस करते हैं, और इन डिस्कशंस और इस पूरे कई महीनों का ये फेज है, उससे जब वो निकल के शिप पे बैठते हैं वापस साउथ अफ्रीका जाने के लिए, तो वो दिन रात लिखते हैं, और उस बुकलेट का नाम हिंद स्वराज है, आप काफी लोगों ने देखी होगी। एंड अगेन ही डज दिस, दैट वो आपको, इट्स नॉट एन अकाउंट ऑफ हु सेड व्हाट। एक तो वो उसको जनरलाइज, बाय द वे आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, बट वीर सावरकर वाज वन ऑफ द पीपल दैट ही इज इन डायलॉग विद।
in London at that time. और आप सब जानते हैं कि बाद में वीर सावरकर को कंस्पिरेसी केस में ट्राई किया गया गांधी जी के असैसिनेशन के लिए, और वो इट्स ओनली ऑन अ टेक्निकलिटी उनको रिहा किया गया. सो ही वो किसी के व्यक्ति विशेष के पीछे या उसकी क्रिटिसिज्म नहीं करते. वो उस पूरे वायलेंस नॉन वायलेंस के इशू को उसका निचोड़ सोचते सोचते इस बात पे आते हैं कि प्रॉब्लम इंपीरियलिज्म भी नहीं है, इंपीरियलिज्म भी एक बाई प्रोडक्ट है इस बात का कि वेस्टर्न सोसाइटी ने जब ये मॉडर्न कल्चर बनाया तो गाड़ी पटरी से उतर गई. ये सिविलाइजेशन नहीं है, इसको आप सभ्यता नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ पे कोई जोर ही नहीं है, पुरुषार्थ की कोई जगह ही नहीं है, और केवल जो सब लोगों के लिए सहूलियत का हो, जो सब लोगों द रूल ऑफ द मेजॉरिटी खाली उस पे है, जिसे अंग्रेजी में यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि भाई जिसमें सब ज्यादा लोगों का फायदा हो वो करना चाहिए, बाकी जो अगर 10-15% रह जाते हैं तो इट इज वर्थ, somebody has to pay the price. ये गांधी जी को बिल्कुल अधार्मिक लगता है और इसका वो विरोध करते हैं, बिकॉज उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाता है कि दिस इज द सोर्स ऑफ वायलेंस, दिस आइडिया कि कुछ लोगों की कुर्बानी दे देना या उनको नजरअंदाज कर देना या उनको दूसरे दर्जे के लोग मान लेना वाजिब है अगर 90% या 80% का फायदा होता हो. सो टू मी द क्रक्स ऑफ द मैटर इज के मुझे लगता है कि गांधी जी का जन्मदिन दुनिया में डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इट इज द डे टू कॉमेमोरेट फ्रीडम फ्रॉम रिजेंटमेंट. And this is the crux of Gandhiji's inspiration about how to live with the past. We can either wallow in resentment, we can cultivate it, we can let it fester till it becomes a sore, or we can seek the path of resistance and liberation. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बहुत चीजों पे लागू होता है. It applies to almost all our major issues in the present. यहाँ सवाल केवल हिंदू या हिंदुत्व का है या महिलाओं के लिबरेशन का है या कास्ट इशू का है या पर्यावरण का भी है. इसको हम पास्ट की रिजेंटमेंट में अगर हम मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होंगे, वो और ही उलझेंगे. बट एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है जब हम इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं. और आई क्लोज, क्योंकि आई एम वेरी थैंकफुल टू the Vice Chancellor Sir for mentioning Ramcharitmanas, because that is a very major influence in my life. Influence नहीं कहना चाहिए, आधार है जीवन का. तो I'll close by drawing your attention to, मैं आपको बोर नहीं करूंगी, I don't want to repeat the whole प्रसंग, लेकिन आप में से कई लोग तो फेमिलियर ही होंगे, और जो नहीं है मेरा आग्रह है कि आप उसको डायरेक्टली जाके देखिएगा, उसको पढ़िएगा कि जब युद्ध में, लंका के युद्ध में जब रावण आता है, फाइनली उनका राम जी से कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है, तो वो तो बड़े रथ पे हैं रावण, बड़े उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं. तो ये विभीषण को टेंशन हो जाती है. वो कहते हैं राम जी को कि ये कैसे होगा, आप तो नंगे पैर खड़े हैं, पैदल हैं, आपके पास तो खाली एक तीर कमान है, ये तो ठीक नहीं लग रहा कुछ.
तो तब राम जी विभीषण को विजय रथ का वर्णन करते हैं। सो अगर हम इसको ह्यूमन लेवल पे देखें, अपने आप को रिलेटेबल करने के लिए, वी कैन टेक दैट इंसिडेंट ऑफ गांधी जी's लाइफ and how he processed it, that is one way of looking at it. But अगर इसका निचोड़ जो है, इसका जो स्पिरिचुअल, मॉरल एंड वेरी दिस वर्ल्डली, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वो लगता है कि हाँ ये तो सब वो बहुत कुछ दुनिया से हटकर है। नहीं, जो विजय रथ का व्याख्यान है उस समय रामचरितमानस में, वो बिल्कुल हमारे अभी, हमारे इसी वर्ल्ड, इसी दुनिया, इसी राजनीति, इसी समाज पे लागू होता है। तो वो बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ उसका रोज पाठ कर लेना चाहिए। वो पूरा रथ जो है, इट ही डिस्क्राइब्स every part of the rath by equating it to the qualities that enable us to be free within. And जब तक हम अपने भीतर फ्री नहीं हैं, रिजेंटमेंट से, जेलसी से, दूसरे के भय से अगर हम फ्री नहीं हैं, तो बाहर की दुनिया में हम ना अपने लिए ना दूसरे के लिए आजादी नहीं ला सकते, और जो भी करने। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया। मैंने जानबूझ के अपना वक्तव्य थोड़ा सीमित रखा है ताकि हमें आपस में बातचीत करने का मौका हो। शुक्रिया। Thank you so much, ma'am. It's a wonderful session for today. विक्रम, हाँ सर, आप पूछ लो, बाकी जो पूछना चाहें वो खुद ही पूछ सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। राइट, वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। तो मैं जो क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में उसको पढ़ देता हूं, अगर कोई इसके बाद भी कोई पार्टिसिपेंट पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। ज्योति थानवी मैडम पूछना चाहती हैं, दर्द के भाव को हम दिल में लिए चलते हैं तो सामान्यतया घृणा और हिंसा उपजती है, पर ऐसा क्या था गांधी के मानस में जिसने पूरी लड़ाई को अहिंसात्मक बना दिया? क्यों हम असफल हैं आज की पीढ़ी को ये सिखा पाने में? मैम, मेरा आग्रह यह है कि राम नाम, आप अगर उनका बचपन देखें तो वो बहुत अपनी माताजी को और उनकी एक दाई थी उनको क्रेडिट देते हैं। मैं बिल्कुल आपको अपने एक इमोटिव और मैं आपको अपनी पर्सनल जो मेरी समझ है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं कोई स्कॉलरली दावा नहीं कर रही हूँ, बट दैट इज माय कन्विक्शन कि वो जो रूट्स थे ना, एंड उससे जो उनकी पर्सनालिटी में जो विल पावर थी, दैट विल पावर सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग इन डिस्पेयर। और जो एक बार डिस्पेयर से बच गया, मतलब निराशा से जो बच जाए, तो फिर उसके भीतर ये फूल खिलने की संभावना बहुत पूर्ण रूप से मुझे लगता है पैदा होती है। अच्छा देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि वी विल नॉट फेल। मोमेंट पे अगर आप अगर सीमित एक पल को देखें या एक दिन को देखें या एक हफ्ते में को देखें, तो आपको लगेगा कि अरे यार अपन तो रास्ता भटक रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बट दैट वन डे और दैट वन वीक इज नॉट योर होल लाइफ। और अगेन ये बुद्धिस्ट का बहुत अच्छा सीख है। वो कहते हैं कि देयर आर मेनी माइंड्स which are constantly rising and falling, rising and falling. अरे इसीलिए तो नाम उसका रामचरितमानस है, मानसरोवर है। वो किस चीज का मानस है? नथिंग, भावनाओं का मानस है ना। उसी में तो अपन सब डुबकियां लगा रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि ये बचपन में गांधी जी को ये गिफ्ट मिला परिवार से, कि उनके वो बचपन से राम नाम की नौका उनकी पे वो सवार थे। Okay. Dr. Anil Kumar, he asks, how do you see the interaction among current socio-political and economic system
Indian civil society and our high-held mythic consciousness from Gandhian perspective. He adds, is our consciousness really mythic? अभी देखिए, रियली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बिकॉज वो परसेप्शन इज 90% ऑफ रियलिटी. नहीं, मुझे लगता है कि जो मिथिक कॉन्शियसनेस हमारी है, मैं आपको उसका एक उदाहरण देती हूँ. आप जानते हैं कि ये दक्षिण में एक किस्म की वो होती हैं, कथाएं होती हैं. मुझे इस समय उसका नाम नहीं याद आ रहा, आ जाएगा अभी. इट्स ए परफॉर्मेंस, वो रात भर होती है हमारी कथाओं से लेकर, और वो पूरे कॉस्ट्यूम में उसे करते हैं. तो और वो इवॉल्व होती रहती हैं. ये हमारा ट्रू ओरल ट्रेडिशन है. वो किसी वो प्रिंटेड प्रेस का वो खोल के पोथा नहीं करते. ये उनकी ओरल ट्रेडिशन में कथाओं को हम दोहराते जाते हैं. तो उनमें किसी ने, मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं, उन्होंने पर्सनली, ये आजकल की बात है, कोई ये 60-70 साल पहले की भी बात नहीं है, उन्होंने एक देखी कि जिसमें सीन ये दिखाया जा रहा था कि वो लंका का युद्ध होना है और यहाँ राम जी की सेना तैयार है, पुल भी बन गया है, और अब पुल कैसे उपयोग में लिया जाए जब तक उसकी बकायदा विधि पूर्वक प्रतिष्ठा न की जाए. तो अब पर प्रतिष्ठा कैसे हो? प्रतिष्ठा करने के लिए एक ब्राह्मण चाहिए. तो वो ये दिखाते हैं उस नाटक में कि रावण को ही न्योता भेजा जाता है, और वो क्योंकि ही इज द ओनली ब्राह्मण इन द विसिनिटी अकॉर्डिंग टू देयर नरेशन, और रावण पंडित पुजारी के वेश में आता भी है और वो ही पूजा करता है, ये जानते हुए कि इसी पुल से वो सेना आएगी जो लंका पे हमला करेगी. आशीष नंदी ये कहानी सुनाते हैं, मैंने उनसे सुनी हुई है, बहुत बड़े हमारे समाज वैज्ञानिक हैं. उनका कहना यह है, आशीष दा का कहना है कि ये इस किस्म की चीज जब आपको रोज के समाज में देखने को सुनने को मिलती है, तो इट इज अ रिमाइंडर कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट ईवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हमने इतना किसी को अदर नहीं किया, इसलिए कम से कम 2500 साल से इस धरती पर दुनिया के 5 मेजर दर्शन और धर्म जो हैं वो एक साथ मिलजुल के रहे. दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे पुराना सिनेगॉग, Jewish synagogue surviving, one of the oldest is in India. One of the oldest Christian churches is in India. क्योंकि क्राइस्ट के डिसाइपल्स में एक जो है यहाँ आए, मतलब पहले 100 साल में. तो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज हम लोग हिस्टोरिकल नहीं हैं. अब देखिए, रोज की जिंदगी में अगर आप जो टीवी पे होता है या जो अभी सोशल मीडिया का जो माहौल है, तो वहां पर वाजिब है कि आपको एक बहुत अलग किस्म की दुनिया और सेंसिबिलिटी भी मिलेगी. वो भी अपनी जगह रियलिटी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. लेकिन मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि जो लिंगरिंग हैं हमारी हेरिटेज के अभी भी कायम हिस्से, उनको हम इग्नोर ना करें. हम उनको बहुत जल्दी उनको नजरअंदाज या उनको अनइम्पॉर्टेंट ना माने, ये मेरा आग्रह है. मैम, इसमें एक और क्वेश्चन था डॉक्टर अनिल कुमार का ही. हाउ डू यू सी द इंटरैक्शन अमंग द करंट सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन सिविल सोसाइटी एंड आवर हाई हेल्ड मिथिक कॉन्शियसनेस फ्रॉम गांधीयन पर्सपेक्टिव? हाँ, सो देखिए, गांधी जी तो पूरे जो अभी देखिए काफी मेस में है हम लोग. सच बात तो ये है, वी आर इन क्वाइट ए डीप डिफिकल्टी इन मेनी स्फीयर्स एंड बिफोर कोरोना ऑल्सो. उसकी बारीकी में या उसकी गहराई में जाने का ये फोरम नहीं है. बट आई थिंक गांधी जी वुड से कि जब हमने नहीं, मतलब जब, now here is another interesting aspect of past. How do you live with this past?
उनको जो मॉडर्निटी का मेन क्राइसिस बनाने वाला जो पहलू समझ आता है वो इस प्रकार है कि करीब 1700s में वेस्टर्न यूरोप में ये विचार बैठ जाता है, मतलब वो बिल्कुल इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी दैट हमारी जो ये जिसको तब तक हर एक कल्चर में हर एक धर्म में जिन चीजों को नेगेटिव माना गया था, ग्रीड, जेलसी, एनवी, इन सब को इनको पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत मान लिया गया और ये कहा गया कि देखिए ये बहुत डायनामिक एनर्जीज हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बहुत वो संक्षिप्त में और इसको ओवर सिंप्लीफाई करके कह रही हूं, बट मेरी जो किताब है बाजार्स वाली उसमें ये पूरी कहानी काफी डिटेल में बताई जाती है। तो गांधी जी इज बेसिकली अपॉल्ड with the idea that we can create systems that are so efficient that nobody needs to be good. और इस बात को अगर तो अब आज की तारीख में दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए बाकी चीजों पे तो अपन बीसियों दिन बात कर सकते हैं कि जी जीएसटी अब कितना हो या सेंटर और स्टेट्स की क्या रिलेशनशिप हो, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, पर जो सार तत्व है वो ये है कि we are living in a time when we are told कि हाँ of course जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही ठीक बात है। तो अगर इसको हम चैलेंज नहीं करेंगे और अगर इस चीज की हम पूजा करना ना छोड़ें कि भाई हाँ 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 जो ग्रीडी है, जो ज्यादा अग्रेसिव है वो ही हीरो है, तो फिर आप बताइए ना, how can there be any long term, medium term well-being? Forget for all, it will not even be well-being for 10%. We have one question from Dr. Rambhushan Tiwari. वो पूछते हैं, क्या लोकतंत्र का आधुनिक मॉडल गांधी दर्शन के करीब है? विशेष रूप से क्या भारतीय तंत्र 1947 के बाद हर दिन गांधी से दूर हुआ है? गांधी के संसदीय लोकतंत्र को लेकर जो क्या वो सही साबित हुए हैं? जी काफी हद तक आप क्योंकि इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप परिचित हैं कि गांधी जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बहुत क्रिटिकल थे और उसके बहुत सारी जो उनकी शंकाएं थी वो काफी हद तक सच निकली हैं। लेकिन देखिए मैं वो सॉर्ट ऑफ मेरा रेजिस्टेंस यहाँ ये है क्योंकि सिंस आई हैव मेड सच अ बिग केस फॉर रेजिस्टेंस नॉट रिजेंटमेंट, तो हियर आई वुड से कि देखिए वी शुड आल्सो एक्नॉलेज कि हमारे देश में ये पिछले 60-70 साल में माइक्रो लेवल पे बहुत इनोवेशन हुई है और बहुत अच्छी चीजें हैं जिन पे हम आज भी बिल्ड कर सकते हैं। और उसमें से देखिए जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन निकल के आया, ये कोई हवा में से नहीं आया, ये किसी एक पार्टी ने हमें देन में नहीं दिया या भीख में नहीं दिया, जमीन से मूवमेंट उठी और उसको सभी पार्टियों ने माना तभी वो हुआ। या राइट टू एजुकेशन आया, तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम, बट यस वी आर इन वेरी डीप क्राइसिस फॉर द सिंपल रीजन दैट we have fallen into a situation where ये जितनी भी माइक्रो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ग्रास रूट पे, और मैं नहीं कह रही हूं कि ग्रास रूट पे खाली पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको नेशनल न्यूज पे नेशन के बारे में दिखती हैं वो आपको गांव में भी दिखती हैं और ग्रास रूट में भी दिखती हैं। सो मैं इसको रोमांटिकली नहीं देख रही हूं, मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि हमें हर लेवल पे उन लोगों को ढूंढना होगा मतलब रिकॉग्नाइज करना होगा जो आज भी किसी ना किसी तरह से कुछ न्यूनतम अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, जो पूरी तरह से पावर पे ड्रंक नहीं है, बिकॉज दैट इज अ प्रॉब्लम दैट पावर करप्ट्स एंड कंप्लीट पावर करप्ट्स कंप्लीटली। लेकिन ये भी है कि वो क्योंकि पहले जिन्होंने पूछा था ना मिथिक कॉन्शियसनेस के बारे में,
वी डू हिस्टोरिकली वी हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ पावर, बट अब जो है हम पूरी तरह से वो मॉडर्निटी की प्रोजेक्ट में अब हम फंस गए हैं. तो आई एम अफ्रेड आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, एक्सेप्ट वन थिंग आई एम वेरी क्लियर अबाउट कि निराश और हताश होने से कोई बात नहीं होगी. तो डिफाइंड रहना चाहिए कि जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए हम उसके गुलाम नहीं है. शिव कुमार दुबे जी पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी की दृष्टि में धर्म एवं उपासना पद्धति में क्या अंतर है? I don't know if I'm qualified to answer that in a very scholarly way, but जो मेरी जो गांधी जी से दोस्ती है उनको पढ़ के और उनके बारे में हमेशा क्यूरियस रहकर I'll only answer from that. देखिए, धर्म फॉर गांधी जी इज नॉट ये आप हिंदू है मैं मुसलमान हूं या कोई क्रिश्चियन है और कोई पारसी है. दैट इज नॉट धर्म इन गांधी जी वर्ल्ड. दो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो सनातनी हिंदू हैं और वो बार बार कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन धर्म फॉर हिम इज द पाथ ऑफ राइचियसनेस. धर्म जो है वो पुरुषार्थ का पहला कदम है और वो बहुत इस बात पे उनका बहुत एम्फेसिस है कि हमारे यहाँ क्यों धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सीक्वेंस ऐसा क्यों बताया गया. क्योंकि पहले आप ये तय करिए कि राइचियसनेस क्या है, सही रास्ता क्या है, मॉरली एथिकली क्या सही तरीके हैं, पहले उसको तय करिए, फिर उसके बेसिस पे आप अर्थ पूरी जो जिंदगी की जो मटेरियल प्लेजर है उस पे आप आइए और काम पे आइए और फिर उसके बाद होगा मोक्ष. मोक्ष का रास्ता या क्या, उस मोक्ष का तो आप एंट्री एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं दे पाएंगे जब तक ये पहले तीनों ना हो. तो